तो स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने जा रहे हैं YouTube की दुनिया में आए एक बहुत बड़े एक क्रांतिकारी बदलाव के बारे में। और वो हैं इसके नए AI क्रिएशन टूल्स। देखिए, ये टूल्स कंटेंट बनाने का तरीका तो पूरी तरह से बदल रहे हैं, पर इनके साथ कुछ नए नियम भी आ रहे हैं। तो चलिए इसे और करीब से समझते हैं। तो आज हम जो ये सब समझ रहे हैं, उसका मकसद एकदम सीधा सा है। क्रिएटर्स इन नए AI टूल्स को पूरे कॉन्फिडेंस और सेफ्टी के साथ इस्तेमाल कर पाएं, ताकि बिना किसी टेंशन के अपनी क्रिएटिविटी को एक नए लेवल पर ले जा सकें। तो सवाल ये है कि क्या YouTube के AI के साथ कुछ कमाल का बनाने के लिए सब तैयार हैं? अरे जरा सोचिए तो, अब हमारे पास ऐसे फीचर्स हैं जो बस कुछ ही पलों में आइडियाज को सच बना सकते हैं। सच कहूं तो ये वाकई एक बहुत ही एक्साइटिंग दौर है। जरा स्क्रीन पर एक नज़र डालिए। ये कुछ शानदार टूल्स हैं जो अब हमारे पास हैं। ड्रीम स्क्रीन से लेकर VO AI वीडियो जनरेटर तक, ये सचमुच आपकी सोच को वीडियो में बदल सकते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे तो संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जब इतनी बड़ी पावर मिलती है तो साथ में कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं, है ना? तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं YouTube की इस नई AI रूल बुक को। अब ये स्लाइड देखिए, इसमें जो बात है वो बहुत ही दिलचस्प है, कॉपीराइट का मुद्दा। देखिए, AI का इस्तेमाल करते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के काम की इज्जत करें। जैसे किसी फेमस फिल्म का सीन कॉपी करने के लिए AI का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो गलत होगा। लेकिन हाँ, अगर टैक्स जैसे किसी मुश्किल टॉपिक पर एक ओरिजिनल खुद का एनिमेशन बनाया जाता है तो वो बिल्कुल ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, कंटेंट अपना ओरिजिनल होना चाहिए। और अगर कोई इन नियमों को अनदेखा करता है तो भाई इसके नतीजे काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। बात एकदम साफ है, वीडियो हटाया जा सकता है या फिर चैनल पर स्ट्राइक भी आ सकती है। और हम सब जानते हैं कि किसी भी क्रिएटर के लिए ये कितना बड़ा झटका होता है। चलिए अब अगले सेक्शन पर आते हैं और ये एक बहुत ही ज़रूरी सिद्धांत के बारे में है, और वो है जिम्मेदारी। देखिए, AI एक टूल की तरह है। मान लीजिए कि वो हमारा को पायलट है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर हमेशा क्रिएटर ही बैठा होता है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। यहाँ लिखा है, भले ही कंटेंट AI ने बनाया हो, लेकिन जो पोस्ट किया गया है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि फाइनल आउटपुट को चेक करना और ये पक्का करना कि वो सभी गाइडलाइंस को फॉलो करता है, ये हमेशा और हमेशा क्रिएटर की ही जिम्मेदारी है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाते हैं कि हमें कहाँ पर ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, जैसे कि मेडिकल, फाइनेंशियल या लीगल सलाह। इन जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स के लिए AI पर आंख बंद करके भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इन मामलों में गलत जानकारी के बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं और आखिर में जिम्मेदारी तो क्रिएटर की ही होगी। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, और वो है डेटा प्राइवेसी। जब भी कोई इन AI टूल्स का इस्तेमाल करता है तो मन में ये सवाल तो आता ही है कि भाई हमारे डेटा का आखिर होता क्या है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। जब AI को कोई कमांड दी जाती है या कोई प्रॉम्प्ट टाइप किया जाता है तो इन्फॉर्मेशन आखिर जाती कहाँ है? ये समझना बहुत जरूरी है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। ये स्लाइड हमें एकदम साफ साफ बताती है कि क्या करना सेफ है और क्या नहीं। देखिए, अपनी बैंक डिटेल्स या कोई भी पर्सनल ID नंबर जैसी सेंसिटिव जानकारी कभी भी प्रॉम्प्ट में मत डालिए। हाँ, लेकिन अगर किसी जनरल टॉपिक पर वीडियो बनाने का निर्देश दे रहे हैं, जैसे कि GST के बारे में, तो वो बिल्कुल ठीक है। और हमें इतनी सावधानी क्यों बरतनी चाहिए, उसका कारण इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ है। बात यह है कि गूगल के ह्यूमन रिव्यूअर्स, मतलब असली इंसान, AI की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए प्रॉम्प्ट्स और उससे बने कंटेंट को देख सकते हैं, उसे रिव्यू कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अपनी पर्सनल जानकारी को इससे दूर रखना ही सबसे समझदारी का काम है। तो चलिए अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और देखते हैं कि इस डेटा को असल में मैनेज कैसे किया जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी जानकारी इकट्ठी की जाती है और उसे कब तक संभाल कर रखा जाता है। तो गूगल असल में इकट्ठा क्या क्या करता है? इसमें शामिल हैं दिए गए प्रॉम्प्ट्स, AI का बनाया हुआ आउटपुट, मतलब वीडियो या इमेज, और कोई भी मीडिया जो अपलोड किया गया हो। अरे यहाँ तक कि फीडबैक भी। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों? तो देखिए, ये सारा डेटा AI सिस्टम को बेहतर और स्मार्ट बनाने में मदद करता है, ताकि वो फ्यूचर में और भी अच्छे रिजल्ट्स दे पाए। ये टेबल बहुत काम की है। ये साफ साफ बताती है कि डेटा कब तक स्टोर किया जाता है।
अगर एक्टिविटी गूगल अकाउंट से जुड़ी हुई है तो ये 18 महीने तक स्टोर हो सकती है, और अगर अकाउंट से कनेक्टेड नहीं है तो 3 साल तक। और एक और बात, जब कोई एक्टिविटी डिलीट की जाती है तो उसे सिस्टम से परमानेंटली हटने में 30 दिन तक का समय लग सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अब ये सेक्शन हमें यही दिखाता है कि क्रिएटर्स अपनी प्राइवेसी और कंटेंट को मैनेज करने के लिए कौन-कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी टर्म है C2PA मैनिफेस्ट। अब ये क्या है? इसे एक तरह का डिजिटल वाटरमार्क समझ सकते हैं जो कुछ AI जनरेटेड कंटेंट में छिपा होता है। इसका काम ये बताना है कि ये कंटेंट AI से बना है। इससे गलत जानकारी को रोकने में मदद मिलती है और एक तरह की ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। और मान लीजिए AI से जुड़ी कोई एक्टिविटी हटानी है तो? बिल्कुल, ये एकदम पॉसिबल है। बस अपने गूगल अकाउंट सेटिंग्स में जाना है, वहाँ माय एक्टिविटी या मेरी गतिविधि ढूंढना है और बस वहाँ से एक्टिविटी को मैनेज भी किया जा सकता है और डिलीट भी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि इन पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल पूरी हिम्मत और क्रिएटिविटी के साथ कीजिए, लेकिन हमेशा जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे AI और भी स्मार्ट होता जाएगा, वैसे वैसे क्रिएटिविटी और ओनरशिप, मतलब मालिकाना हक की परिभाषा कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।